जिबली आर्ट सोशल मीडिया पर इस तरह से ट्रेंडिंग में चल रही है कि ओपन एआई के सीईओ को ये ट्वीट करना पड़ता है कि मुझे और मेरी टीम को रेस्ट की ज़रूरत है। वहीं चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल का सर्वर क्रैश हो जाता है और हर बार की तरह सोशल मीडिया पर एक डिबेट। कुछ लोगों का कहना है कि जिस आर्ट को सीखने के लिए आर्टिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, एआई उसे 1 मिनट में बनाकर उन आर्टिस्ट की इंसल्ट कर रहा है। और ये पॉइंट कहीं ना कहीं वैलिड भी है, लेकिन अगर आप इसकी पॉजिटिव साइड देखोगे तो उसी एआई की वजह से शायद हमें ये पता चल पाया कि इस आर्ट को कहते क्या हैं और इसे बनाने वाले आर्टिस्ट के नाम क्या हैं। अब ये तो हो गई वो बात है जो सोशल मीडिया पर आजकल आप सुन ही रहे हो, लेकिन एक पॉइंट जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपकी प्राइवेसी। आप पूरी तरीके से श्योर हो जो आपने फोटो एआई पर अपलोड करे हैं वो पूरी तरीके से सेफ है? क्योंकि रश्मिका मंदाना की आपने वो अश्लील वीडियो देखी होगी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। आपको क्या लगता है कि जो आपने फोटोज अपलोड करे हैं वो पूरी तरीके से सेफ है? आज मैं आपको पास्ट के कुछ ऐसे केसेस बताऊंगा जिसे सुनने के बाद शायद आपको शक होने लगेगा कि यार जो मैंने फोटोज अपलोड करे हैं उनका कुछ मिसयूज तो नहीं हो जाएगा। 2020 में क्लियरव्यू एआई नाम की कंपनी सोशल मीडिया से 3 बिलियन फोटो चुरा के एक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम तैयार करती है, जिसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में उसे बैन कर दिया जाता है और उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। और ऐसा ही कुछ करा था गूगल। 2015 में गूगल ने बिना किसी की परमिशन के लोगों के फोटो को प्रोसेस करा था और उनका मिसयूज करा था। और 2018 में फेसबुक का तो आपने सुना ही होगा, जहां पर 27 मिलियन प्रोफाइल का मिसयूज करा गया चुनावी प्रोपेगेंडा में, जिसके बाद $5 बिलियन का जुर्माना लगाया गया था फेसबुक के ऊपर। और आपको क्या लगता है ये एआई जो नए नए चेहरे क्रिएट करता है, ये आइडियाज कहाँ से आते हैं? उन फोटोज से जो हम इन साइट्स पर अपलोड कर रहे हैं, जो हम इन ऐप पे अपलोड कर रहे हैं। हमारा माइंड भी जब कोई अपने दिमाग में चेहरा इमेजिन करता है ना, तो उसने वो चेहरा अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखा होता है। इसलिए प्राइवेसी कंसर्न है इस पूरे मैटर में। इस ऐप के जरिए आपके फोटोज को अपने पास कलेक्ट करा जा रहा है, जिससे फ्यूचर में इन्हें यूज करा जा सके। तो अभी तक ये कुछ साबित नहीं हो पाया है कि जो आपने फोटो अपलोड करी है वो सेफ है या नहीं। इसलिए उस डिबेट में ना जाकर आपको इस डिबेट में आना चाहिए कि जो आप अपना डेटा सोशल मीडिया या फिर ऐसे एआई एप्लीकेशंस पर अपलोड कर रहे हो उनका कुछ मिसयूज नहीं होना चाहिए। और रश्मिका मंदाना की वो वीडियो तो आप भूल ही नहीं सकते जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद इंडिया ने कुछ कानून बनाए थे इस डीप फेक जैसी एप्लीकेशन के खिलाफ। तो ये हो गई वो वैलिड डिबेट जो लोगों को करना चाहिए। अब बात करते हैं जिबली आर्ट के बारे में, ये कहाँ से आई है और इसे बनाने वालों का इतिहास क्या है। 15 जून 1985 हयाओ मियाज़ाकी, जो कि एक एनिमेटर और डायरेक्टर थे, वो अपने 2 साथी इसाओ तकाहाता और तोशियो सुजुकी के साथ मिलकर एक स्टूडियो की नींव रखते हैं जिसका नाम होता है स्टूडियो जिबली। अब इस जिबली नाम की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जिबली नाम लिया गया है इटालियन विमान कैप्रोनी CA-09 जिबली से, जिसका मतलब है रेगिस्तान की हवा। और उनका ऐसा मानना था कि ये जिबली नाम का स्टूडियो जापानीज एनिमेशन में एक क्रांति ला देगा और उनका मेन मकसद था जो आने वाली एनिमेटेड मूवी हो वो हाथ से बनाई गई हो। इसलिए आपने एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा होगा और लोगों का कहना है वो 4 सेकंड की वीडियो को बनाने में 1 साल से ज़्यादा का समय लगा। और इस स्टूडियो को बनाने की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी 1984 में आई मूवी नौसिका ऑफ द वैली ऑफ द विंड, जिसके कामयाब होने के बाद मियाज़ाकी के दिमाग में एक ख्याल आया क्यों ना एक ऐसे स्टूडियो को निर्माण करा जाए जहां पर एनिमेटेड मूवी हाथ से बनाई गई हो, और ये रीज़न था इस स्टूडियो को बनाने का। अब जिबली आर्ट को अगर आपने ध्यान से देखा है तो इसमें मियाज़ाकी की सोच नज़र आती है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी में थे, उन्हें नेचर से कितना प्यार था। अगर आप इसके सारे फोटोज़ देखोगे तो आप नोटिस करोगे ये बहुत ज़्यादा सूदिंग और रिलैक्सिंग होती है। इसमें नेचर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इसमें वो दुनिया दिखाई जाती है जो एक आम इंसान जीने की कल्पना करता है। बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फोटोज़ होती हैं जिबली आर्ट में। और इसी हाथ से बनाई हुई एक एनिमेटेड मूवी जिसका नाम था स्पिरिट अवे,
उसने 2001 में ऑस्कर भी जीता था और ये पहली जापानीज एनिमेटेड मूवी थी जिसने ऑस्कर जीता था। अब बात करते हैं उस वीडियो की जो हायाओ मियाज़ाकी की आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोगों का कहना है कि जब ये ट्रेंडिंग में आई तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन ऐसा नहीं। 2016 में उनकी टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी जिसमें एक एआई क्रिएटेड एनिमेटेड सीन था, जिसके बाद हायाओ मियाज़ाकी ने बोला था कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये कला के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, इस टेक्नोलॉजी को मैं अपने आर्ट में कभी यूज़ नहीं करूँगा। तो ये सच्चाई है उस वीडियो की जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ऐसा ही सोचना था हेलेन मैकार्थी का, जो कि जिबली के ऊपर बुक्स लिखती है। उनका भी कहना था कि ये एक इंसान के द्वारा क्रिएट करा हुआ इमोशन है, इसे एआई द्वारा कभी बनाया ही नहीं जा सकता। और आजकल सोशल मीडिया पर भी इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेकिन एक बात लोगों को ध्यान देनी चाहिए कि जिबली आर्ट एआई से बनाना गलत नहीं है, गलत है उन आर्टिस्ट के बारे में पता ना होना। पास्ट में भी ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए होते हैं, लेकिन उन सॉफ्टवेयर का नाम कुछ ऐसा होता है जो पास्ट में बहुत ज़्यादा ग्रेट पेंटर से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि दाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर। दाविंची एक बहुत बड़े पेंटर थे, तो आज वो नहीं है तो क्या वो पेंटिंग नहीं होगी? इसलिए उन्हें ट्रिब्यूट और उनकी रिस्पेक्ट में उस सॉफ्टवेयर का नाम दाविंची रखा गया। इसलिए अगर आप एआई से कोई इमेज क्रिएट करते हो, कितने लोग हैं जो खुद जाकर उस स्टूडियो में वो फोटो क्रिएट करवा सकते हैं? तो एआई के जरिए आप उस फोटो को क्रिएट कर रहे हो। गलत कब होता और गलत कब था? जब आपको उस आर्ट के बारे में पता नहीं होता। आज शायद लोग जान चुके हैं कि हायाओ मियाज़ाकी कौन है, और कहीं ना कहीं एआई के जरिए उस आर्ट को एक नई पहचान मिली है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो एक्सेप्ट नहीं करना है वो ये है कि आपकी प्राइवेसी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, आपके फोटोज़ का कुछ मिसयूज़ ना हो। इसलिए लड़ाई इस बात की नहीं होनी चाहिए कि किसी आर्टिस्ट की कला मारी जा रही है, क्योंकि वो आर्टिस्ट फेमस हो रहा है, वो आर्ट दुनिया में फेमस हो रही है। लेकिन उस आर्ट का यूज़ करके कोई आपके फ़ोटोज़ के साथ कुछ गलत ना करे। सोशल मीडिया पर ये डिबेट होनी चाहिए और हर इंसान को ऐसी किसी साइट पर कुछ फ़ोटो अपलोड करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो प्रॉपर सही हैं या नहीं। बाकी ऐसे ट्रेंड कुछ दिन के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन इस ट्रेंड के आने से आपको उस स्टूडियो के बारे में पता चल गया जो बहुत सारे लोगों को शायद आज तक नहीं पता होगा। तो ये थी इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। आपका इस पूरी आर्ट पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।